हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आशा है सब लोग आप ठीक होंगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपसे आज के इतिहास के बारे में बात करते हैं। आज के इतिहास का मतलब जिस दिन जो डेट होती है, जिस दिन जो तारीख होती है, उस तारीख को इतिहास में आपका जो हिस्ट्री है उसमें क्या हुआ होता है। जैसे आज क्या डेट है, आज है आपकी 20 जनवरी। तो 20 जनवरी को इतिहास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनके बारे में, और महत्वपूर्ण घटनाएं किस चीज के लिए महत्वपूर्ण होती है, जो हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, जो हमारा पेपर होता है उसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं जो होती है वो पूछी जाती है, जो हमारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण होती है घटनाएं। ठीक है, तो हम आज के इतिहास में क्या डिस्कस करते हैं। आज के इतिहास की जो हमारी सीरीज है, इसमें हम जो डेट होती है उस दिन की जो प्रीवियस जो आपकी घटना होती है आपके इतिहास में, आपकी हिस्ट्री में, उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो हमारे देश के अंदर घटनाएं हुई थी। हम इसमें देश के अंदर जो हमारी घटनाएं हुई थी और जो महत्वपूर्ण घटनाएं देश के बाहर मतलब विदेशों में हुई थी उसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे देश के अंदर जो जो घटना हुई थी आज के दिन 20 जनवरी को। ठीक है, तो 20 जनवरी 1817 को क्या हुआ था। 20 जनवरी 1817 को कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो जो कलकत्ता है, जो कोलकाता जिसको आज बोलते हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल की वो है ना आपकी कैपिटल, जो आपका वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, उसकी राजधानी क्या है, कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता का पूरा नाम कलकत्ता है। ठीक है, तो कलकत्ता जो है वहां पे हिंदू कॉलेज जो है, इस कॉलेज की स्थापना हुई थी आज के दिन। कब हुई थी इसकी स्थापना, 20 जनवरी को। ठीक है, 1817 में कब हुई थी, 20 जनवरी 1817 को इसकी स्थापना हुई थी हिंदू कॉलेज की। किसने की थी इसकी स्थापना, किसने इस कॉलेज को बनवाया था। ठीक है, किसने इसकी स्थापना की थी, इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय जी ने। राजा राम मोहन रॉय जी ने। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे लोगों थे इसमें जो इसकी स्थापना हुई थी, बहुत सारे लोगों ने मिलकर कराई थी, लेकिन जो मेन नाम जो उसमें आपको बताया लिखना होगा, जो आपको ऑप्शन में दिया होगा, वो क्या होगा, राजा राम मोहन रॉय जी। ठीक है ना, यही जो है वो मेन नाम है। ठीक है, और उसके बाद अब हम इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो हिंदू कॉलेज है इसकी स्थापना क्यों हुई थी। ठीक है, मतलब क्यों की गई थी इसकी स्थापना, कैसे कैसे हुई थी, इसके हिस्ट्री के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, जब प्लासी का युद्ध हुआ है ना, प्लासी का युद्ध हुआ, कब हुआ प्लासी का युद्ध, 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध। इस प्लासी के युद्ध में जो उस टाइम पे वहां के राजा थे, बंगाल के राजा थे उस टाइम पे, ठीक है, सिराजुद्दौला, वो हार गए। किससे, अंग्रेजों से हार गए। जब अंग्रेजों से हार गए तो पूरा बंगाल जो था वो अंग्रेजों ने अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, उसके बाद जो भी काम बंगाल में हुआ वो अंग्रेजों ने किया। अब इसका इसका अंग्रेजों को फायदा भी बहुत हुआ। क्यों, क्योंकि बंगाल जो है सबसे अमीर राज्य था उस टाइम पे। क्यों था सबसे अमीर राज्य, क्योंकि उसके आसपास जो है बंदरगाह थे। ठीक है, तो जो भी ट्रेड जो भी कुछ भी होता था तो वहीं से होता था। ठीक है, वहां पे इतनी सारी नदियां, तो खेती भी बहुत अच्छे से होती थी वहां पे। ठीक है, तो जब खेती अच्छी होती थी, सब बिजनेस वहीं पे हो रहा है, तो टैक्स जो है वहां पे बहुत ज्यादा कलेक्ट करती थी, जिसकी भी गवर्नमेंट होती थी। जैसे पहले राज किसका था, आपका सिराजुद्दौला, जो मुगल वो है साम्राज्य, उसका राज था। फिर उसके बाद अंग्रेजों का आ गया राज, तो फिर जो है अंग्रेजों को ज्यादा टैक्स मिलने लगा वहां से। ठीक है, तो इस वजह से अंग्रेजों को इसका बहुत फायदा हुआ, क्योंकि जो सबसे अमीर जगह थी ना, जो सबसे अमीर राज्य था उस टाइम का बंगाल, वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। तो सारा पैसा जो कम रहा था वो अंग्रेजों को कम रहा था। ठीक है ना, सारा पैसा अंग्रेज कमा रहे थे, तो इसका इनको बहुत फायदा हुआ। तो उसके बाद जब अगर हम अब हिंदू कॉलेज की बात करते हैं, ये मैंने आपको ये बताया कि हमको हिंदू कॉलेज खोलने के लिए अंग्रेजों की अनुमति क्यों लेनी पड़ी। इसलिए मैंने आपको बताया कि जो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, उसके बाद जो है ये अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था आपका बंगाल। ठीक है, इस वजह से हमको हिंदू कॉलेज जो है इसको खोलने के लिए अंग्रेजों की अनुमति लेनी पड़ी। ठीक है, अब हमने अंग्रेजों की अनुमति कैसे ली, ठीक है, कैसे ली। ठीक है, तो जो बंगाल है ना, बंगाल, इसमें आपका 1773 में क्या हुआ, कोर्ट खुला, सुप्रीम कोर्ट खुला बंगाल का, है ना। अंग्रेजों ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट खोला। सुप्रीम कोर्ट जानते हो ना, जो हमारा जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस टाइम पे दिल्ली में, ऐसे ही बंगाल के लिए आपका सुप्रीम कोर्ट खोला गया। ठीक है, कलकत्ता में कलकत्ता ही राजधानी है, उस टाइम पे भी कलकत्ता ही थी राजधानी, आज कोलकाता है। तो जो कलकत्ता है वहां पे 1773 में अंग्रेजों ने सुप्रीम कोर्ट खोला, है ना, पहला भारत में सुप्रीम कोर्ट खुला था वहां पे बंगाल में। ठीक है, तो 1773 में जब सुप्रीम कोर्ट खुला, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट खुलने के बाद क्या हुआ, जो वहां पे हिंदू फैमिलीज थी, ठीक है, जो हिंदू फैमिलीज थी, उनको भी जॉब चाहिए थी, अलग अलग फील्ड में जॉब चाहिए थी उनको। तो वहां के जो लोग थे वो क्या थे, इस चीज की डिमांड करने लगे, इस चीज की प्रपोजल देने लगे कि जी हमको ऐसे स्कूल चाहिए, अपने यहाँ पे ऐसे कॉलेज चाहिए जो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ाते हो। ठीक है, क्योंकि जब अंग्रेज हमारे यहाँ राज करने लगे हैं, उनकी जो
ये बंगाल था उसके ऊपर राज करने लगे थे जो अंग्रेज थे, तो वो अंग्रेजी में जो वहाँ काम होता था इंग्लिश में होता था, वो लोग इंग्लिश में करते थे, तो इसलिए फिर वहां के जो लोग थे उनको भी इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। तो जो बंगाल की हिंदू फैमिलीज थी, है ना, हिंदू परिवार जो थे, वहां के लोगों ने डिमांड की कि हमको ऐसे स्कूल चाहिए अपने यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज सिखाए, इंग्लिश के बारे में हमको सिखाए, इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बोलते हैं, क्या क्या होता है, क्या सब कुछ हमको सिखाए, ठीक है। तो जब वहां की फैमिली डिमांड करने लगी, जो हिंदू फैमिलीज थी, ठीक है, तो क्या हुआ, तो एक नेता थे वहां के, क्या नाम था उस नेता का, उनका नाम था बाबू बाबू विद्यानाथ। क्या नाम था इनका? बाबू विद्यानाथ, ठीक है। ये बाबू विद्यानाथ मुखोपाध्याय पूरा नाम था इनका, बाबू विद्यानाथ मुखोपाध्याय। तो ये जो नेता थे वहां के, है ना, आपके कलकत्ता के, ये जो है उस टाइम के जो सुप्रीम कोर्ट था ना, उसके जो चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस समझते हो ना आप, तो सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं, जो सबसे बड़े वहां पे जज होते हैं, उनको कहते हैं, ठीक है ना। तो चीफ जस्टिस जो थे उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के, ये एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट में है, एससी लिख रहा हूँ, ये कब खुली? 1773 में। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट खुली थी कलकत्ता वाली, बंगाल वाली, इसके जो वो थे चीफ जस्टिस, है ना, इनके पास गए ये बाबू विद्यानाथ, ठीक है, बाबू विद्यानाथ मुखोपाध्याय, इनके पास गए और इनके पास जाके इन्होंने बोला कि जी ऐसे ऐसे हमारे जो फैमिलीज हैं, जो हमारे हिंदू फैमिलीज है, वो डिमांड कर रही हैं कि हमको एक ऐसा स्कूल है, ऐसा कॉलेज चाहिए जिसमें हमको अंग्रेजी भाषा के बारे में सिखाया जाए, सब कुछ हमको बताया जाए अंग्रेजी भाषा के बारे में। उसके बाद जो ये सुप्रीम कोर्ट के थे, ये जो सुप्रीम कोर्ट के आपके चीफ जस्टिस थे, इन्होंने एक मीटिंग रखी अपने घर पे, ठीक है। इसमें जितने भी और बड़े बड़े ऑफिसर वगैरह थे बंगाल में, जो अंग्रेज उसके फैले हुए थे, जो अंग्रेज साम्राज्य पूरा बंगाल में था, उसमें जो अलग अलग नेता थे, अलग अलग नेता बोल दीजिए, अलग अलग जो लीडर थे, ठीक है, अलग अलग जो ऑफिसर थे, इनको इन्होंने बुलाया। तो ये मीटिंग कब रखी गई? ये मीटिंग रखी गई 1816 में। तो ये 1816 में मीटिंग रखी गई, इन्होंने अपने घर पे उन सबको बुलाया, और उनके घर पे बुलाने के बाद इन्होंने उनके साथ डिस्कस किया कि जी ऐसे ऐसे जो है डिमांड आ रही है कि मॉडर्न एजुकेशन जो है, जैसे यूरोप आप अपने देश में देते हो, यूरोप की थी ना, ब्रिटिश जो थे यूरोप के थे ना जो अंग्रेज थे, तो जैसे आप अपने देश में मॉडर्न एजुकेशन देते हो, ऐसे हमारे यहाँ पे भी एजुकेशन दो आप, है ना, हमारे जो लोग हैं उनको भी इंग्लिश समझ में आए, उनको भी इंग्लिश समझ सीख सके, वो इंग्लिश में जॉब ले सके, तो ऐसा कोई कॉलेज खोलने के लिए बोल रहे हैं। तो जब ये मीटिंग हुई, तो इस मीटिंग में 1816 में जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में सब एग्री हो गए, सब मान गए कि ठीक है ऐसा कॉलेज खुलवा लेते हैं। ऐसा ये क्यों मान गए? क्योंकि इनका सोचना ये था, और सोचना उनका गलत भी नहीं था, जो है अभी जो हो रहा है उसके हिसाब से सोचना उनका सही था, कि जो हमारा सिस्टम है ना, हम अपना सिस्टम इनको दे देते हैं, फिर ये हमारे हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है। हम अभी भी एजुकेशन सिस्टम पे चल रहे हैं जो उनका था, ठीक है, फिर उनके यहाँ पे जाके नौकरी करते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो आप, उनके नीचे नौकरी कर रहे हैं उनके यहाँ पे जाके अभी भी। तो जो उन्होंने यही सोच के हाँ कर दिया कि ठीक है कॉलेज खुलवा दो। तो उसके बाद ये हिंदू कॉलेज खोला गया। कब खोला गया? 1817 में ये स्कूल खोला गया। 1816 में मीटिंग हुई और 1817 में ये स्कूल खोल दिया गया। कौन सा स्कूल या कॉलेज? हिंदू कॉलेज, ठीक है। कहां पे? आपका कलकत्ता में इसको खोल दिया गया, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, मेरे हिसाब से आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और इसके बारे में एक फैक्टर आपको मैं बता देता हूं, अगर फिलहाल की बात करें, इस कॉलेज को जो ऑपरेट करती है, जो इसको संभालती है, वो है वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है, ठीक है ना। जो भी वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट आती है वो इसको संभालती है, ठीक है। और ये जो है एशिया की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया का तो था ही था, एशिया का भी, इंडिया का तो था ही था, भारत का तो था ही था, एशिया का भी सबसे पहला ऐसा कॉलेज था, सबसे जो मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंड था, ठीक है, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम चलती थी, ठीक है, इंग्लिश वगैरह और ये लैंग्वेज चलती थी, ठीक है ना। ऐसा पहला कॉलेज था ये पूरे एशिया का। और जब एशिया भारत के अंदर, जो भारत है वो एशिया के अंदर आता है, तो भारत का ही पहला ही था, ठीक है ना। कौन सा था? हिंदू कॉलेज, ठीक है। तो आशा है आपको पूरा पॉइंट समझ में आ गया। मैंने आपको पहले तो बता दिया कि जो हिंदू कॉलेज है किसने खोला था, कब खोला गया था, कैसे कैसे खोला गया था, क्या क्या पूरी टाइमलाइन थी, ठीक है, कौन कौन से साल में क्या क्या वो ये बता दिया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अंग्रेज जो थे उनकी जो है अनुमति क्यों लेनी पड़ी इस कॉलेज को खोलने में, ठीक है ना। मैंने आपको सारा पॉइंट इसके बारे में बता दिया, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया एशिया का भी पहला ये ऐसा कॉलेज था जो मॉडर्न एजुकेशन देता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 20 जनवरी 1945, है ना, 20 जनवरी 1945। 20 जनवरी 1945 को क्या हुआ? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का जन्म हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था आपका? 20 जनवरी 1945 को, 20 जनवरी 1945 का जो अजीत डोभाल जी है ना, अजीत डोभाल जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, इंग्लिश में अगर बोले तो एनएसए है, अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊं तो एनएसए, है ना। और इसकी फुल फॉर्म बताऊं एनएस की, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर,
ठीक है। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, है ना, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, और सलाहकार मतलब एडवाइजर, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या फिर जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, इस टाइम प्रेजेंटली ये भारत के एनएसए है ना, एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इस टाइम पे कौन है, ये आपका अजीत डोभाल जी है। तो अजीत डोभाल जी जो है इनका 20 जनवरी और 1945 को जन्म हुआ था, इसका मतलब आज इनका जन्मदिन है, ठीक है। तो ये जो आपके अजीत डोभाल जी हैं, ये जो है एनएसए इस टाइम पे, और ये जो इस टाइम पे है 5वें एनएसए है भारत की, ठीक है। इससे पहले 4 और एनएसए हो चुके हैं और ये 5वें एनएसए है भारत की, ठीक है। जो इनका जन्म हुआ है वो इनका जन्म यूपी में हुआ है, ठीक है। जो यूपी है ना, उत्तर प्रदेश, वहां पे इनका जन्म हुआ है, वहां पे एक गांव है, ठीक है। और वो जो गांव है ना, अब जिस गांव में इनका जन्म हुआ था वो अब उत्तराखंड में आता है, ठीक है। उत्तराखंड में आता है वो गांव, जो गांव है। अब वो उत्तराखंड में क्यों आता है, क्योंकि यूपी और उत्तराखंड जो है पहले एक ही राज्य हुआ करते थे, यूपी। फिर 2001 में उत्तराखंड जो है वो यूपी से टूट गया था, ठीक है। तो जो गांव है वो उत्तराखंड में चला गया था। उत्तराखंड के नाम का पहले कोई राज्य नहीं हुआ करता था, 2001 के बाद उत्तराखंड राज्य आपका बना है, ठीक है। उत्तराखंड में है अब वो, ठीक है ना। वैसे उस टाइम पे यूपी में आता था, तो इनका जन्म बोलेंगे हम यूपी में के गांव में हुआ था, ठीक है। और अजीत डोभाल के बारे में और बताऊं मैं आपको, तो ये भारत के, मैंने आपको बताया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, है ना। ये आईपीएस ऑफिसर थे, ठीक है। 1968 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे ये आईपीएस ऑफिसर थे, इंडियन पुलिस सर्विस के थे, सर्विस में थे ये आपके 1968 के बैच में, ठीक है। और वहां से इनको केरला कैडर मिला था। कैडर समझते हो आप, जो पहली पोस्टिंग होती है ना उसको कैडर बोलते हैं, जहां पे आपकी पोस्टिंग होगी स्टार्टिंग में, ठीक है ना। जो यूपीएससी सीएससी का एग्जाम होता है उसमें आपने एग्जाम क्लियर कर दिया, फिर आपको आपकी रैंक के हिसाब से पोस्ट मिल जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आईएएस मिलती है, फिर आईएफएस मिलती है, उसके बाद आईपीएस मिलती है। तो इनको आईपीएस मिली, ठीक है। और फिर उसके बाद कैडर्स में आपको बांटा जाता है कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको किस जगह पे रखा जाएगा, भारत की किस जगह पे रखा जाएगा, किस स्टेट में रखा जाएगा, ठीक है। अगर आपको अपनी खुद की स्टेट चाहिए, जैसे मैंने पेपर दिया, मेरा क्लियर हुआ, और मुझे अगर यूपी ही चाहिए, जैसे मैं यूपी का रहने वाला हूं, तो मुझे अपनी रैंक बहुत अच्छी लानी पड़ेगी, बहुत ऊपर लानी पड़ेगी यूपी में आने के लिए, वरना आप रैंक जितनी नीचे जाएगी इतनी भी मैं किसी भी स्टेट में जा सकता हूं जो मैंने चुनी होंगी अपने हिसाब से। चुनते हैं, जो फॉर्म भरा जाता है ना उसमें चुना जाता है कि आप किस किस क्या क्या आपको अपनी प्रेफरेंस दे रहे हो, ठीक है। तो इनको जो मिला वो क्या मिला, इनको केरला कैडर मिला था, ठीक है ना। इनको केरला कैडर मिला था, ठीक है। 1968 के आईपीएस ऑफिसर है ये, जो 1968 का बैच था उसमें इनको केरला जो है कैडर मिला था, ठीक है। तो इससे पहले ये तो जब ये आईपीएस ऑफिसर बन गए, इसके बाद पूरा इनका करियर चला। तो इनका जो सबसे बड़ी एक बार पोस्ट मिली थी वो क्या थी, इनको आईबी का डायरेक्टर बनाया गया था। आईबी जानते हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंडिया की एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है। जैसे रॉ है ऐसे ही आईबी है, समझ रहे हो आप। तो आईबी जो है, आईबी के ये डायरेक्टर भी रहे, कब 2005 में वहां से रिटायर्ड हुए थे, है ना। जो ये इनकी लास्ट पोस्टिंग थी ना एज आईपीएस ऑफिसर, अब ये आईपीएस ऑफिसर नहीं है, ठीक है। अब तो रिटायर्ड हो चुके हैं अपनी जॉब से। अब तो इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जॉब ऑफर हुई है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है इस टाइम पे सेंटर में, तो जो भारत की सरकार है उनकी जॉब कर रहे हैं इस टाइम पे। इस टाइम अपने आईपीएस वाली जॉब नहीं कर रहे, आईपीएस की जॉब देते 2005 में रिटायर्ड हो गए थे। तो जो इनकी लास्ट पोस्टिंग थी वो किस चीज की थी, ये आईबी जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उसके डायरेक्टर थे। 2005 तक वहां पे डायरेक्टर रहे थे, ठीक, करीबन 10 साल तक डायरेक्टर रहे थे वहां पे, और 2005 में इन्होंने फिर रिटायरमेंट ले ली थी, ठीक है। और इनके बारे में, हाँ, इनके पिताजी जो है, अगर इनके पिताजी के बारे में बात करूं, इनके पिताजी जो है जीएन, उनका नाम था जीएन डोभाल, ठीक है। वो भी एक आर्मी में ऑफिसर थे, ठीक है। वो मेजर की पोस्ट से रिटायर्ड हुए थे, मेजर जीएन डोभाल, ठीक है। इनके पिताजी की अगर बात करूं, वो एक आर्मी ऑफिसर थे, मेजर की पोस्ट से रिटायर्ड हुए थे, ठीक है। और मैं अगर बताऊं इनकी, ये आपके 2014 में ये आपके क्या बने हैं, एनएसए बने हैं। जब ये 2005 में रिटायर्ड हो गए तो 2014 में एनएसए कैसे बने, तो जब ये 2005 में रिटायर्ड हो गए, अपनी जॉब इन्होंने, मतलब रिटायरमेंट हो गई इनकी 60 साल के बाद, जब ये 60 साल के हो गए उसके बाद रिटायरमेंट होती है ना। तो जब इनकी 2005 में रिटायरमेंट हो गई, उसके बाद भी ये जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी होती है, क्योंकि आईबी से रिटायर्ड हुए हैं, है ना। आईबी जो है इंटेलिजेंस यूनिट है इंडिया की, तो ये भी इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर बात करती है, सब कुछ देखती है, क्या क्या चल रहा है, सारी इंटेलिजेंस रखती है। तो ये वहीं से रिटायर्ड है, तो उसके बाद ही इंडिया की जो सिक्योरिटी है ना, इंडिया की इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, उसके ऊपर ये जो है वो खूब रिसर्च करते थे, ठीक है। और समय समय पे जो है आर्टिकल भी छापते रहते थे। आर्टिकल कहाँ छापते थे, न्यूज़पेपर में छापते हैं ना, जो आर्टिकल लिखे आते हैं कि इस पर्सनैलिटी के द्वारा लिखा गया, ये आर्टिकल इस पर्सनैलिटी ने लिखा है, ठीक है। अलग अलग आर्टिकल जो स्पेशल कॉलम बनते हैं, तो उसी में ये जो है इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर, जो है इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर, इंडिया के ऊपर ये बहुत ज्यादा आर्टिकल लिखते थे, ठीक है ना। उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस हो रहे थे, ठीक है ना। पहले भी फेमस थे, जब आईपीएस ऑफिसर है, आईबी के डायरेक्टर है, तो फेमस तो थे ही, लेकिन जब उसके बाद
ये लिखने लगे, अपने आर्टिकल लिखने लगे, तो फिर ये घर घर में बहुत ज्यादा फेमस हो गए, ठीक है ना। तो फिर ये अपने आर्टिकल्स की वजह से, है ना, फिर ये बहुत बहुत जगह पे, कई जगह पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जा जाके, बहुत सारे गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट या प्राइवेट को इंस्टीट्यूट में जा जाके, दिल्ली के बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाते थे, वहां पे जाके लेक्चर्स भी देते थे अपने, है ना, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर लेक्चर भी देते थे बहुत ज्यादा, ठीक है ना। फिर इनको 2014 में एनएसए के रूप में चुन लिया, जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट पावर में आई ना, बीजेपी की गवर्नमेंट पावर में आई थी 2014 में, तो मई में बीजेपी की गवर्नमेंट पावर में कब आई थी, अप्रैल में, और मई में इनको चुन लिया गया एनएसए भारत का, ठीक है, जब से भारत के एनएसए है, ठीक है, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो फिर इनका पहला काम क्या था, मैं आपको बताता हूं इनका पहला काम क्या था। जैसे मई 2014 में तो ये बने, एनएसए बने हैं, और मई और आपका जून 2014 में इनका पहला ऑपरेशन इन्होंने किया। क्या ऑपरेशन किया इन्होंने, कि भारत की कुछ नर्स थी जो इराक में फंस गई थी, है ना, उनको इराक से रेस्क्यू कराया था, वहां से निकाला था इन्होंने, ठीक है, आतंकवादी तो उसमें फंस गई थी इराक में। मैं आपको बताता हूँ, उसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, जो भारत की नर्स फंस गई थी, मूवी है आपकी, आपने सलमान खान की एक मूवी देखी होगी, टाइगर जिंदा है, जो दूसरा वाला पार्ट है टाइगर वाला, पता नहीं टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर, जो भी है, ये दूसरा वाला पार्ट जो है वो इसी के ऊपर बना है, शायद टाइगर जिंदा है ये दूसरे वाले का पार्ट। उस वाले में यही वाला पूरा दिखाया गया है कि नर्स जो है भारत की फंस गई है ना, तो जो नर्स फंसी थी वो रियल केस है, वो जो 2014 में हुआ था, जून 2014 में इन्होंने ही इंटेलिजेंस की, इन्होंने पूरी बात की थी उस केस को, मतलब उनको वहां से निकालने के लिए, ठीक है ना। उसमें जो सलमान खान दिखाया गया है, वो ऑफिसर दिखाया गया, रॉक एजेंट दिखाया गया कि वहां से निकाल के लाया था, ये वो नहीं थे जो निकाल के लाए थे, ये वो थे जो इंडिया में बैठ के नेगोशिएशन कर रहे थे, देख रहे थे कैसे कैसे उनको निकाला जाए, इराक की गवर्नमेंट और आतंकवादी से बात कर रहे थे कि कैसे कैसे इसको शांतिपूर्वक निकाला जाए नर्सों को, ठीक है। ये तो इनका एक ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया, जो इन्होंने बनते ही अगले 1 महीने में करा दिया था। और बताऊं इनका ऑपरेशन में आपको, और जो सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में हुई थी ना, जिसके ऊपर उरी मूवी बनी है, जब उरी अटैक हुआ था हमारे यहाँ पे, तो सर्जिकल स्ट्राइक की थी हमारी इंडियन आर्मी ने, उसको जो ऑपरेट किया था इंडियन आर्मी के चीफ के साथ मिलके, ठीक है, वो भी इन्होंने किया था 2016 में, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। फिर 2019 में आपकी जो सर्जिकल वो हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, याद होगा आपको, 2019 में जो एयर स्ट्राइक हुई थी, वो भी इन्होंने, उस टाइम पे भी ये एनएसए ही अभी तो एनएसए चले आ रहे हैं, वो भी इन्होंने की थी। फिर उन्होंने एक 2015 में एक चीज और की थी इन्होंने, 2015 की एक वो रह गई, जो उरी मूवी आपने देखी होगी, तो स्टार्टिंग में जो एक दिखाया है उसमें, ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है, यहाँ पे जाके वो मारता है, जो विक्की कौशल है ना हीरो, तो वहां पे जाके इंडियन आर्मी मारती है उनको, है ना, नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में, जो भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, तो वो वाला जो ऑपरेशन है 2015 का, वो भी मतलब उस टाइम पे यही एनएसए है, तो वही ऑपरेट कर रहे थे उसको। तो ये वाला ऑपरेशन क्या था कि मैंने इस वाले ऑपरेशन में क्या था कि जैसे भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, मैं यहाँ पे हल्का सा मैप बना के दिखा देता हूँ, जैसे ये भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, ठीक है, ये भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है जैसे, ठीक है, तो और इधर कौन सा देश पड़ता है, ये देश पड़ता है आपका म्यांमार, ठीक है, ये देश आपका म्यांमार हो गया, मैं मार्कर से, दूसरे मार्कर से मार्क कर देता हूं, ये तो हो गया आपका म्यांमार, ठीक है, एम फॉर म्यांमार, ठीक है, और ये जो है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, जहां पे ये सब स्टेट आती हैं आपकी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, ये सब स्टेट आती हैं। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे कौन सी स्टेट पड़ती है, नागालैंड, ठीक है, ये जो ऊपर है अरुणाचल प्रदेश हो गई, यहाँ बीच में जो है आपकी वो हो गई असम हो गई, ठीक है, तो ये जो स्टेट है ये आपकी नागालैंड हो गई, ठीक है, और यहीं पे बॉर्डर पे और सारी स्टेट है। तो नागालैंड में क्या था, इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा हो रही थी नागालैंड को तोड़ने के लिए, है ना, जो नागालैंड को तोड़ने के लिए फोर्सेस लड़ रही थी, वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा, बहुत चरम पे थी, है ना, बहुत अपने पूरे उस पर थी तोड़ने के चक्कर में, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे कि यहाँ पे भारत के नागालैंड में अटैक करके, या फिर आसपास के किसी और स्टेट में अटैक करके, ठीक है, और क्या करते थे, ऐसे आते थे यहाँ पे अटैक करते थे, है ना, या फिर नागालैंड में अटैक करके यहाँ भाग जाते थे म्यांमार में, क्योंकि इस बॉर्डर के दोनों आसपास सेम एक जैसे लोग रहते हैं, एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं, एक ही कल्चर के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा बॉर्डर की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, जो आर्मीज है वो बहुत ज्यादा रोकती नहीं है लोगों को, उन्होंने पैसे दे रखे हैं, वहां से निकल सकते हैं लोग, आते जाते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि म्यांमार भी पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, उसके ये तो 1935 में तोड़ा गया है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आई थी, उसमें तोड़ा गया था ना म्यांमार को अलग भारत से, समझ गए आप, मतलब तोड़ तो पहले ही दिया गया था अलग, लेकिन फिर भी जो है ब्रिटिश जो थे, म्यांमार जो है इसकी वो करते थे, इसकी भारत में जो ब्रिटिश रहते थे, ब्रिटिश की इंडियन आर्मी, ब्रिटिश एम्पायर जो इंडियन वाले थे, वही इसको वो करते थे ऑपरेट, लेकिन 1935 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल आया था, इसको बिल्कुल अलग कर दिया था।
मतलब जो एक हिस्सा, मतलब एक देश जो थे वो तो बहुत सालों पहले अलग इन्होंने कर दिया था, बहुत पहले की बात है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही अलग कर दिया था, है ना। पर जो लोग यहाँ पे रहते थे वो तो एक जैसे कम्युनिटी के रहते थे ना, देश को अलग कर दोगे लेकिन लोग तो रहते ही थे यहाँ पे। तो जो लोग यहाँ पे रहते थे, इस वजह से लोग एक जैसे रहते हैं दोनों साइड में बॉर्डर के आसपास, इस वजह से आना जाना यहाँ लगा रहता है। तो ये लोग क्या करते थे, जो वो उस टाइम पे मिलिटेंट्स थे, कि वो यहाँ से आते थे यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे अटैक करके फिर वापस भाग जाते थे। तो फिर इन्होंने क्या किया, जो म्यांमार की आर्मी है उससे बात करी, बहुत अच्छे से उनसे बात करी, उनसे नेगोशिएशंस करी, है ना। और जो इनकी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे म्यांमार की, उनसे बात करके यहाँ पे हमारी जो आर्मी है उन्होंने स्ट्राइक की, ठीक है, और उनको भगा दिया, यहाँ से मार के भगा दिया, ठीक है। तो ये वाला जो ऑपरेशन 2015 में हुआ था ये भी इन्होंने किया था, ठीक है। मैंने आपको बता दिया 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की एयर स्ट्राइक, ठीक है ना। ये एक चीज के लिए इनको, इनका नाम और बहुत अभी थोड़ी देर पहले उठा था, ठीक है। जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था उस टाइम पे एक एससीओ की मीटिंग हुई थी। एससीओ समझते हो ना, एससीओ ऑर्गेनाइजेशन जो है एक, हाँ, एससीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक मीटिंग हुई थी, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग हुई थी कोरोना वायरस के टाइम पे। तो इसके बारे में मैंने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है, जो मेरी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो जो सीरीज चल रही है ना, उसमें मैंने आपको एससीओ के बारे में पहले ही पढ़ा दिया, ठीक है। अगर आपको समझना है इसके बारे में, मैंने उसमें पूरी डिटेल से इसके बारे में बता रखा है, तो इस वीडियो को जैसी कंप्लीट होगी उसके बाद आप जाकर उसमें एससीओ के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। तो जो एससीओ की मीटिंग हुई थी एक 2020 में, तो उसमें क्या हुआ, जो मतलब जितने भी एससीओ के मेंबर्स हैं वो सब बैठे थे, उनके लीडर वगैरह सब बैठे थे। तो एनएसए जो अजीत डोभाल जी हैं, ये भारत के एनएसए के रूप में गए थे, ठीक है, हमारी तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो किसी कंट्री में नहीं गए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ था, वर्चुअल मीटिंग हुई थी। तो जो पाकिस्तान की तरफ से उनके ऑफिसर या जो भी उनके बैठे थे, लीडर जो भी बैठे थे, उन्होंने क्या किया, अपने पीछे एक मैप लगाया हुआ था पाकिस्तान का, जिसमें कश्मीर को तो पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया हुआ ही था पूरा, और जो ये आपको गुजरात में जूनागढ़ पड़ता है उसको भी भारत का हिस्सा दिखाया हुआ था। तो जब से उन्होंने वो मैप देखा तो ये मीटिंग से उठ के चले गए कि हम इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस मीटिंग का, हम इस मीटिंग के तो कोरोना की वजह से जुड़े हैं एक साथ, कि कोरोना में कैसे हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की, लेकिन पाकिस्तान इस मीटिंग का इस्तेमाल जो है अपना जो एजेंडा है कि ये हमारा हिस्सा, ये हमारा हिस्सा दिखाने के लिए यूज कर रहा है, इसीलिए पाकिस्तान ने ऐसा मैप लगाया है अपने पीछे, इसलिए मीटिंग छोड़ के चले गए थे। तो उस टाइम पे भी ये बहुत इनका नाम हुआ था, आपने सुना हो तो, ठीक है। तो जो ये है आपके अजीत डोभाल, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। मैंने इनके बारे में पूरी इनकी हिस्ट्री बता दी, कब ये ऑफिसर बने, इन्होंने क्या क्या काम किया, फिर जो ये एनएसए बने 2014 में, उसके बाद इन्होंने क्या क्या काम किया, मैंने इनके बारे में ये भी बता दिया सारा कुछ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। 2008 में 20 जनवरी 2008 में बॉलीवुड अभिनेता देवानंद को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था, ठीक है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट है उसका अवार्ड प्रोवाइड किया गया था, मतलब दिया गया था, प्रदान किया गया था, किसको, देवानंद जी को, 20 जनवरी 2006 को। तो देवानंद जी का तो आपने नाम सभी ने सुना होगा, बहुत बड़े इंडिया के एक्टर थे, ठीक है, बहुत बड़े जो हीरो थे, एक्टर बोल दीजिए, हीरो तो नहीं एक्टर बोल दीजिए, हीरो एक्टर थे, इंडियन मूवीज में आते थे, ठीक है, हिंदी मूवीज में आते थे, और ये डायरेक्टर भी रहे, इन्होंने बहुत सारी मूवी भी प्रोड्यूस करी है। इनकी एक मूवी है गाइड नाम से, आपने देखी होगी, बहुत फेमस मूवी है, ठीक है। तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला था आज के दिन, ठीक है। बॉम्बे की एक बॉम्बे की ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने इनको दिया था। इनको वैसे तो अवार्ड बहुत सारे लाइफ टाइम अचीवमेंट के, पद्म भूषण और आपका दादा साहब फाल्के बहुत सारे अवार्ड मिले। आप इनकी जो अगर विकिपीडिया पे जाके इनके बारे में पढ़ें, गूगल पे जाके, तो बहुत सारे अवार्ड की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये आज के दिन जो इनको अवार्ड मिला था वो अवार्ड था 2008 में, 20 जनवरी 2008 को, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक बॉम्बे की ऑर्गेनाइजेशन थी उसने दिया था इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट मतलब पूरी जिंदगी में जो इन्होंने अचीव किया है उसके लिए, इन्होंने जो अपना योगदान दिया है पूरी जिंदगी में देश को, या फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, यहाँ पे बॉलीवुड की बात चल रही है, तो उस योगदान के लिए इनको दिया गया था, ठीक है। इनको, मैं इनके कुछ अवार्ड की बात करूं, इनको पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण नहीं, पद्म भूषण इनको मिला है 2001 में, ठीक है। ये 3 अवार्ड होते हैं, सिविलियन अवार्ड जो होते हैं, 3 हाईएस्ट अवार्ड होते हैं, मैंने आपको कई बार बता दिया, फिर मैं एक बार बता देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे भी आप। सबसे ऊपर पद्म विभूषण, सबसे ऊपर पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म श्री, ठीक है, ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। सबसे ऊंचा सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण, उससे नीचे पद्म भूषण, सबसे नीचे पद्म श्री। तो इनको कौन सा मिला, बीच वाला पद्म भूषण, ठीक है। कल मैंने सानिया मिर्जा जी के बारे में बताया था, उनको ये नीचे वाले 2 मिले थे, ठीक है, पद्म श्री और फिर उसके बाद पद्म भूषण, ठीक है। तो इनको क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है 2001 में। फिर इनको एक अवार्ड मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड कौन से, क्या अवार्ड होता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये अवार्ड क्या होता है, ये अवार्ड ना
ये फिल्म जो एक्टर वगैरह होते हैं उन सबके लिए सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, ठीक है। दादा साहब फाल्के मूवी की दुनिया के बहुत बड़े नायक थे, ठीक है। इनको बहुत बहुत बड़े वो थे जो इंडिया की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, इनको बनाने वाले बहुत बड़े ये आते हैं, ठीक है। इन्होंने सबसे ज्यादा तो वो था इनका जो इनिशिएशन था, ठीक है। तो जो दादा साहब फाल्के जी के अवार्ड पे नाम पे अवार्ड मिलता है, ये इनको 2002 में मिला था, ठीक है। 2002 में इनको ये अवार्ड मिला था, ठीक है ना। तो इनकी ऑलरेडी मृत्यु हो गई है, 2011 में इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है ना। आपको बताऊं, इनकी 2011 में मृत्यु हो गई, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था, पहले आपको इनका जन्म से बता देता हूं, इनका जन्म कब हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था, जो क्या नाम है इनका, देवानंद जी, इनके जन्म के बारे में हम बात कर रहे थे ना। इनका जन्म हुआ था 1923 में, है ना। 2011 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म पंजाब में 1923 में हुआ था और 2011 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इनको मैंने अवार्ड बता दिए, पद्मश्री, पद्म विभूषण मिला हुआ 2001 में, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है 2002 में, एक ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो बॉम्बे की ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है वो 2008 में मिला था, आज के दिन 20 जनवरी के दिन, ठीक है। और इनकी मूवी में आपको बता रहा था, गाइड नाम से इनकी मूवी है ना। एक काला पानी नाम से इनकी मूवी है, काला पानी, गाइड, ऐसी इनकी कुछ बहुत सारी फेमस मूवी है, ठीक है ना। जो जिन्होंने इन्होंने काम किया एज एक्टर, बहुत फेमस एक्टर रहे हैं अपने समय के, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 20 जनवरी 2011 को भारत में मोबाइल पोर्टेबिलिटी सेवाओं की शुरुआत हुई। मोबाइल पोर्टेबिलिटी जानते हो आप, जिसको पोर्ट कहते हैं, अब शॉर्ट फॉर्म में इसको पोर्ट कह देते हैं कि अपना सिम पोर्ट कराने जा रहा हूं, ऐसे बोलते हैं ना। तो पोर्ट में क्या होता है, पोर्टेबिलिटी में क्या होता है कि हमारे पास नंबर तो हमारा ही रहेगा, लेकिन जो हमारा ऑपरेटर है हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास नंबर है मेरा, जो भी नंबर है मेरा, पहले वो वोडाफोन का नंबर है मेरा, जो मेरे पास नंबर है, ठीक है। और मैं इसको एयरटेल में या जियो में चेंज कराना चाहता हूं, तो जो मेरा नंबर है, नंबर तो मेरा ही रहेगा, लेकिन जो है इसका ऑपरेटर जो होगा, जो पहले वोडाफोन था, वो अगर मैं एयरटेल में चाहता हूं तो एयरटेल हो जाएगा, और अगर मैं जियो में चाहता हूं तो जियो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके ये जो चेंज होता है, ये नंबर सेम रहे लेकिन ऑपरेटर चेंज हो जाए, इसको पोर्टेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। वैसे पोर्टेबिलिटी 2-3 प्रकार की होती है, लेकिन भारत में जो है वो ऑपरेटर वाली चलती है, तो हम ऑपरेटर वाली को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भारत में 2011 में 20 जनवरी 2011 को ये पहली बार स्टार्ट हुई थी, जो मोबाइल पोर्टेबिलिटी होती है, ठीक है। ये लॉन्च कहां हुई थी मोबाइल पोर्टेबिलिटी, सबसे पहली बार ये आपकी सिंगापुर में लॉन्च हुई थी। सिंगापुर में लॉन्च हुई थी 1997 में, सिंगापुर में ये सबसे पहली बार लॉन्च हुई थी 1997 में, ठीक है। 1997 में सिंगापुर में सबसे पहले लॉन्च हुई थी, ठीक है ना। और इंडिया में कब स्टार्ट हुई, 20 जनवरी 2011 को, है ना। और अब तक 20 जनवरी 2011 से, मतलब 2011 से और अब तक इसमें 17.11 लाख तक के केस आ चुके हैं, जिन लोगों ने अपने ऑपरेटर चेंज कराए। केस क्या मतलब, अपने ऑपरेटर चेंज कराने के लिए लोगों ने रिक्वेस्ट की है, तो अभी तक 17.11 रिक्वेस्ट ऐसी जो आ चुकी है, जिन्होंने अपना पोर्ट जो है करवाया है, पोर्टेबिलिटी करवाई है अपनी सिम, ठीक है। तो ये आपकी नेशनल न्यूज हो गई, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जो देश के अंदर हुई 20 जनवरी 1817 को हिंदू जो कॉलेज है उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आज की राजा राम मोहन रॉय ने कराई थी। फिर मैंने आपको सारी हिस्ट्री बताई कैसे कैसे हुई थी। फिर ये एशिया का सबसे पहला ऐसा जो मॉडर्न एजुकेशन के स्कूल कॉलेज था वो बना था, ठीक है। और मैंने आपको बताया इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, कि जो हिंदू, जब ये सुप्रीम कोर्ट वो हो गया, स्थापित हो गया, जब स्थापना हो गई सुप्रीम कोर्ट की 1773 में, कहाँ पे, आपकी कलकत्ता में बोल दो या बंगाल में, तो उसके बाद जो वहां के लोग थे, जो वहां की हिंदू फैमिलीज थी, उन्होंने डिमांड करी कि हमको इंग्लिश एजुकेशन जो है उसके ऊपर, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर ऐसे कोई कॉलेज या स्कूल हो जिसमें जो हमें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सिखा सके। तो उसके बाद एक कॉलेज बना, ठीक है। फिर अंग्रेजों की अनुमति क्यों मांगनी पड़ी, फिर मैंने आपको बताया था प्लासी की जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद जो है अंग्रेजों के ऊपर आ गया था, बंगाल जो पूरा है वो अंग्रेजों के अंडर आ गया था, ठीक है। अंग्रेजों ने उसको कब्जा कर लिया था, ठीक है। दूसरी न्यूज, 20 जनवरी 1945 को भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। मैंने आपको इनके बारे में, इनके सारे केस बता दिए, आईपीएस ऑफिसर 1968 बैच के रहे, केरला से, इन सब मैंने इनके बारे में आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपको 20 जनवरी 2008 को बॉलीवुड के जो बहुत फेमस अभिनेता है देवानंद जी, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, एक बॉम्बे की ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बता दिया इनका करियर, जो इनका जन्म हुआ 23 से लेके 2011 में, और 1923 से लेके 2011 तक जो है इनका पूरा जीवन रहा है। इनको ये पद्म भूषण अवार्ड मिला है 2001 में, दादा साहब फाल्के 2002 में मिला है, ठीक है ना। ये मैंने आपको इनके बारे में सारा कुछ बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 2011 में 20 जनवरी 2011 को भारत में मोबाइल पोर्टेबिलिटी की सेवाएं शुरू हुई थी। मोबाइल पोर्टेबिलिटी बता दिया, जो ऑपरेटर चेंज करते हैं लेकिन नंबर वही रहता है, ठीक है। सबसे पहले कहां शुरू हुआ था, सिंगापुर में 1997 में शुरू हुआ था, और अब तक भारत में 2011 से लेकर 17.11 लाख जो केस है वो आ चुके हैं। केस मतलब जो ऑपरेटर जिनको चेंज कराने थे अपने, ठीक है।
अब चलते हैं विदेशी जो है महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या हुई थी, ठीक है, आज के दिन 20 जनवरी को। तो पहली घटना क्या है, पहली घटना है आपकी 20 जनवरी 1887 को। 20 जनवरी 1887 को क्या हुआ था, पर्ल हार्बर को अमेरिका सेनेट ने नौसैनिक अड्डा बनाने की अनुमति दी, ठीक है। तो जो आपका 20 जनवरी 1887 है, इसको जो पर्ल हार्बर है, पर्ल हार्बर एक जगह है यूएसए में, उसको अमेरिका जो सेनेट है, सेनेट मतलब जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होता है ना, तो उनका सेनेट होता है, ठीक है। तो जो उनका लोकसभा मतलब उनका जो लोअर हाउस होता है सेनेट, उसने जो है अनुमति दी। किस चीज की अनुमति दी, मतलब उनके यहाँ बिल ऐसे पास हुआ सेनेट में, जैसे हमारे यहाँ होते हैं, ठीक है, कि जो ये आपका पर्ल हार्बर है, इसको नौसेना का अड्डा बना दिया जाए, मतलब बेस बना दिया है नौसेना का, ठीक है, अगर इंग्लिश में बोलूं तो जो आपका नेवी का बेस बना दिया है, ठीक है। इस चीज की अनुमति मिलेगी, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ पर्ल हार्बर कहाँ है। पर्ल हार्बर है, मैंने आपको अभी शायद कल ही एक हम घटना डिस्कस कर रहे थे जिसमें मैंने आपको हवाई आइलैंड के बारे में बताया था। अब ये मुझे याद नहीं है कि हम शायद आज के इतिहास में डिस्कस कर रहे थे हवाई आइलैंड के बारे में। तो हवाई जो आइलैंड्स हैं वहीं पे, हवाई जो द्वीप है वहीं पे है ये पर्ल हार्बर। एक उन्हीं आइलैंड में से एक द्वीप का नाम जो है, एक द्वीप का उन्हीं जो द्वीप है उन्हीं में से एक द्वीप का नाम है आपका पर्ल हार्बर, ठीक है। मैं आपको अगर थोड़ा सा मैप बना के दिखाऊं तो मैं आपको मैप बना के दिखा देता हूं ना, यूएसए का मैप, और फिर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे है आपका ये हवाई आइलैंड, कहाँ पे है हवाई जो द्वीप है, और पर्ल हार्बर कहाँ पे, ठीक है। तो छोटा सा बना के दिखाऊंगा, आप बाद में गूगल करके देख सकते हैं, ठीक है। ज्यादा जगह नहीं है यहाँ पे, तो छोटा सा बना के दिखाऊंगा, जैसे इंडिया का छोटा सा बना के दिखाया था ना, ऐसे ही। तो चलिए पहले हम नॉर्थ अमेरिका का मैप बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका का मैप, ठीक है। अब नॉर्थ अमेरिका के हिस्सों को डिवाइड करें तो ये जो ये साइड में निकल रहा है, ये क्या है, अलास्का। अलास्का क्या है, अलास्का यूएसए का ही हिस्सा है, ठीक है। यूएसए का ही एक पार्ट है अलास्का, ठीक है। फिर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये हो गया आपका कनाडा, ठीक है। ये ऊपर वाला है कनाडा। इसके नीचे ये है आपका यूएसए, बीच वाला जो है ये हो गया आपका यूएसए, अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ये नीचे वाला जो है ये आपका हो गया मैक्सिको, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिको है, और इसके नीचे और भी 2-3 कंट्री है छोटी छोटी, ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका में आती है। नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है आपका नॉर्थ अमेरिका, उसी में आती है, ठीक है। तो जो ये यूएसए है, इसका हिस्सा है, यूएसए को अमेरिका बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसी का हिस्सा है पर्ल हार्बर, है ना। ये जो पर्ल हार्बर है, ये एक द्वीप है जो आपका हवाई द्वीप समूह है, उसमें ये जो है द्वीप आता है, ठीक है। द्वीप मतलब आइलैंड, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है हवाई वाला, जिसका नाम हवाई है, उसी में से एक आइलैंड का नाम है पर्ल हार्बर, ठीक है। तो ये जो है, ये जो इधर है ना, ये आपका पूरा पैसिफिक ओशियन है। ये दूसरे मार्कर से ड्रॉ कर देता हूं जो आपको आसानी रहे समझ में। तो ये जो है ये पूरा आपका ओशियन है, ठीक है, ये पूरा आपका ओशियन है, ठीक है। इधर फिर हमारा ये एशिया कॉन्टिनेंट शुरू हो जाता है, इधर की बात करूं मैं तो एशिया कॉन्टिनेंट हल्का सा ड्रॉ करके बता देता हूं, जो आपको थोड़ा रेफरेंस रहे। ये आपका यहाँ पे मान लीजिए रशिया है, ये आपका यहाँ पे ये रशिया है, ठीक है, ये चाइना वाला हिस्सा, और ये नीचे जाके पूरा हो गया ये, ठीक है ना, ये भारत हो गया है ना, ऐसे करके ये पूरा ये वाला जो हिस्सा है ये आपका एशिया वाला हिस्सा आ गया, ऊपर रशिया चाइना वगैरह, और ये इंडिया है ना। और ये जो बीच में जो ये पानी वाले जो आपका ये सी पड़ा है, ठीक है, ये जो आपका समुद्र पड़ा है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है ना पैसिफिक ओशियन, है ना, प्रशांत महासागर, ये वो है जो यहाँ दोनों के बीच में पड़ रहा है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन। ये आपका है पैसिफिक ओशियन, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, फिर वन आइलैंड जो हवाई जो आपका द्वीप उसको दिखाने में दिक्कत आएगी। ये आपका पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो अगर हम हवाई द्वीप को यहाँ पे बनाएं तो यहाँ पे पड़ेंगे हवाई द्वीप पैसिफिक ओशियन के अंदर, ठीक है। ये आपके ऐसे हवाई द्वीप है, ठीक है। हवाई जो आइलैंड है वो ऐसे पड़ते हैं, बहुत सारे ग्रुप का आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड हैं, पूरे आइलैंड का एक बहुत बड़ा समूह है, एक ग्रुप है, उसको हवाई आइलैंड कहते हैं, ठीक है ना, हवाई द्वीप कहते हैं, ठीक है। इसी में से एक आइलैंड का नाम है आपका पर्ल हार्बर, ठीक है। तो पर्ल हार्बर जो है इन्हीं में से एक आइलैंड का नाम है, ठीक है। तो उस जो आइलैंड है, जो द्वीप है, उस द्वीप के ऊपर जो है, जो आपका नेवी है, नौसेना है, उसका अड्डा बनाने की, उसका बेस बनाने की बात हुई, उसका जो प्रस्ताव है वो पास हुआ था 20 जनवरी 1887 को, ठीक है। पर्ल हार्बर जो है ना, अभी तो चलिए पहली बार द्वीप बना है, अभी तो बहुत पीछे है 1887 में, लेकिन जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना, उसमें पर्ल हार्बर जो है ना सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो है इसने भूमिका निभाई थी। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था इसमें अमेरिका की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ, बाकी कभी जब इंटरनेशनल
जो है हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको बताएंगे, ठीक है, कि पर्ल हार्बर ने क्या क्या शुरू किया था। तो क्या है कि पर्ल हार्बर जो है ना, ये तो इनका जो है नेवी बेस था, है ना, ये यूएसए का नेवी बेस बन गया ना, 1887 में प्रस्ताव पास हुआ, उसके बाद वो बन गया आपका वो बेस जो है, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई थी, मतलब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, वो तो 1940s में हुआ था, तो बहुत साल का गैप है ना, इतने में तो इन्होंने बना लिया था अपना नौसैनिक आइलैंड। तो क्या हुआ कि जो जापान है, जो जापान जर्मनी इटली ये दूसरी साइड से लड़ रहे थे, यूएसए यूके और आपका फ्रांस और ये जितनी भी जो और यूरोपियन कंट्री थी, रशिया, ये सब एक तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है। तो जो जापान था उसने क्या, जब तक अभी तक यूएसए जो है वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा नहीं था, अभी खाली यूरोप में चल रही थी वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। कौन कौन, रशिया है ना, और फ्रांस यूके ये सब लड़ रहे हैं, एक तरफ से जर्मनी इटली लड़ रहे हैं, फ्रांस लड़ रहा है, ठीक है, नहीं जर्मनी इटली और जापान लड़ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जापान को क्या लगा, जापान यहाँ पे मान लीजिए, मैं जापान भी बना के दिखाता हूँ, उसकी जरूरत पड़ेगी अभी, ठीक है। ये जापान है आपका, ठीक है, ये जो है पैसिफिक ओशन में एक द्वीप ही तो है जापान, अगर आप कभी मैप में देखा होगा, नहीं तो गूगल करके देख लीजिएगा, आपके पास कोई एटलस वगैरह पड़ी हो उसमें देख लीजिएगा। तो ये मान लीजिए आपका जापान है, ठीक है। तो क्या हुआ, जापान ने क्या सोचा कि ऐसा करते हैं कि यूएस जो है ना, यूएस का जो यहाँ पे पर्ल हार्बर वाला जो द्वीप है, इसके ऊपर अटैक करके उसको अपने अंडर ले लेते हैं, ठीक है, उसको हम अटैक कर देंगे, ठीक है, उसको हमला करके अपने अंडर ले लेंगे, तो यूएस से कमजोर पड़ेगा, यूएस जो है हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, ठीक है। तो उससे हमको क्या फायदा हो जाएगा कि नीचे जो ये सारी जो कंट्री है नीचे, यहाँ पे किसका राज था, यहाँ पे जो आपका यूके जो ब्रिटिश है उनका राज था ना, अभी तक तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही तो उन्होंने जो है देश छोड़ने शुरू करे, उससे पहले तो कब्जा ही रखे थे सारे देश, जैसे हमारा भारत भी कब्जा रखा था। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई है, 1945 में, ठीक है, और हमारा देश कब आजाद हुआ है, 1947 में। तो उसके बाद आजाद हुआ है ना, बहुत सारे देश आके जो यहाँ के ज्यादातर देश है ना, ज्यादातर क्या 99% तक जब भी हुआ, एक आधी देश कोई पहले हुआ होगा, मेरे हिसाब से तो शायद एक भी नहीं है, मेरे को कोई रिकॉल नहीं हो रहा, एक भी याद नहीं आ रहा इससे पहले हुआ है तो, पर चलिए ठीक है, हम क्योंकि मुझे डाउट है इसलिए 1% मान लेते हैं कि हुआ होगा कोई देश पहले आया, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी देश थे उनके ऊपर जो है, जो आपकी ब्रिटिश आर्मी थी, जो ब्रिटिश एम्पायर था, उसका हाथ था, मतलब उसकी आर्मी यहाँ पे थी, तो ये आर्मी जापान के ऊपर हमला ना कर दे, है ना, और वो जापान के ऊपर हमला कर सकती थी और यूएस उसकी मदद ना कर दे, है ना। इस चीज से बचने के लिए इन्होंने क्या प्लान बनाया है, जो जापान के लोग थे, जो जापान की आर्मी थी, कि हम लोग सबसे पहले जो ये आपका पर्ल हार्बर है इसके ऊपर अटैक कर देते हैं और इसको कब्जा लेंगे तो यूएस कमजोर पड़ जाएगा। फिर जब ये इसका मिलिट्री बेस जो है यहाँ पे, मिलिट्री बेस मतलब नेवी बेस जो है ये कमजोर पड़ गया, ये हमारे कब्जे में आ गया, तो फिर जो यूएस है वो यहाँ जा नहीं पाएगा इनकी यूके की मदद करने के लिए। फिर हम क्या करेंगे, ये हमने कब्जा लिया, फिर हम नीचे जाएंगे, नीचे जाके एक एक करके जो ब्रिटिश है, जो आपके अंग्रेज हैं, उन्होंने जो देश कब्जा रखे हैं उन देशों को फिर हम कब्जा लेंगे ब्रिटिश की आर्मी को हरा के। ये इनका पूरा प्लान था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अटैक करने की बात की, कहां पे, पर्ल हार्बर पे। जब इन्होंने अटैक, मतलब बहुत तगड़ा प्लान इन्होंने बनाया था, आपको मैं जब पढ़ाऊंगा ना डिटेल में, ठीक है, तो आपको पता चलेगा क्या तगड़ा प्लान बनाया था इन्होंने ना। उन्होंने कहा था 3 स्ट्राइक होंगी, है ना, 3 नहीं 6 स्ट्राइक होंगी, 6, ठीक है, 3-3 के फेज में 6 स्ट्राइक होंगी। जो पहली स्ट्राइक होगी वो 3 बार चलेगी, है ना, दूसरी होगी वो 3 बार में चलेगी, ऐसे करके होंगी स्ट्राइक, ठीक है। तो कैसे होंगी 3-3 के फेज में, कैसे, पहली स्ट्राइक हो रही है, ठीक है, पहले स्ट्राइक में हमारे जो एयरक्राफ्ट है वो उड़ के जाएंगे, जो हमारे ये है ना विमान जो है ये उड़ के जाएंगे, लड़ाकू विमान, ठीक है, वहां पे बॉम्ब मारेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है यूएस वालों को अटैक करने वाले हैं, तो वो लोग भागेंगे वहां से, और जो इन्होंने अपनी यहाँ पनडुब्बी जहाज बड़े बड़े खड़े कर रखे होंगे उन पे हम धड़ धड़ करके मार देंगे सब बॉम्ब, और खत्म हो जाएंगे, फिर हमसे लड़ने नहीं आ पाएंगे। ऐसा सोच के पहला जो अटैक था वो हुआ। तो जो पहली बार का जो पहला अटैक था वो हुआ, ठीक है। पहला जो था वो 3 फेज में होना था, जो पहला फेज था वो शुरू हुआ, पहले फेज में जाके खूब बमबारी करी वहां पे, ठीक है, तो उन्होंने खूब मारे, लेकिन वो सारे जहाज को नहीं डुबा पाए, ठीक है। फिर दूसरा गया, उसने कोशिश करी, उसमें भी कई जहाज बच गए, है ना। फिर जब तक तीसरा आया ना, जब तक जो यूएस के लोग थे, जो यूएस की आर्मी थी, जो नेवी थी, वो तैयार हो गई, ठीक है, और वो तैयार हो गई, इसके बाद उन्होंने अपने जहाज वहां से हटा लिए, फिर उन्होंने खूब अटैक किया। जब अटैक हो गया, इनको लगा सब कुछ खत्म हो गया है, उसके बाद यूएस की आर्मी ने अटैक किया, जब ये वापस जा रहे थे लौट के, और ये उसमें फंस गए, है ना, और उसके बाद ये हार गए थे पर्ल हार्बर, ठीक है। पूरी कहानी सुनाऊंगा, ये तो मैंने बहुत छोटा सा आपको आइडिया दे दिया है, पूरी कहानी सुनाऊंगा जब कभी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ाऊंगा। वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे तगड़ा वो है, क्यों है सबसे तगड़ा, क्यों माना जाता है, क्योंकि यूएस जो है अभी तक वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा नहीं था, लेकिन जिस दिन इसने जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला किया, मतलब पर्ल हार्बर यूएसए का हिस्सा है, इसका मतलब यूएसए पे हमला कर दिया, उसी के अगले दिन से जो आपका यह यूएसए हिस्सा बन गया,
वर्ल्ड वॉर 2 का यूएसए को हिस्सा बनाने वाला कौन? जापान। और फिर जापान को तबाह करने वाला कौन? यूएसए। इनके ऊपर परमाणु बम मार के जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, इनको जॉब में जो ये वर्ल्ड वॉर 2 है उसमें जोड़ने वाला कौन? जापान। और फिर जापान को नष्ट करने वाला कौन? यूएसए। ठीक है, समझ गए? तो ऐसे लिंक है ये चीजें। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो ये मैंने इसको बारे में आपको बता दिया। हम थोड़ा दूर निकल गए, पर्ल हार्बर के बारे में बता दे। तो पर्ल हार्बर जो है, इसको आज के दिन नौसेना का अड्डा बनाने की अनुमति मिली थी। जो सेनेट है उनका जो लोअर हाउस है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होता है ऐसे। ठीक है, कब? 20 जनवरी 1887 को। ठीक है, अब आज की लास्ट जो घटना है उसको देख लेते हैं। 20 जनवरी 1942। ठीक है, 1942 ठीक है, 20 जनवरी 1942 को क्या था? जापान ने बर्मा पे आक्रमण किया। ठीक है, ये भी वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा है। ठीक है, ये जो जापान ने बर्मा पर अटैक किया था, मैंने आपको क्या बताया, जब इन्होंने पर्ल हार्बर पे अटैक किया तो क्या सोच के किया था कि पर्ल हार्बर जो है हम उसको कब्जा लेंगे, उसके बाद यूएस जो है इस वाला जो हिस्सा, इस वाले हिस्से पे हमारा अटैक नहीं कर पाएगा हमारे ऊपर, जब उनका जो नेवी का बेस है वो हमारे अंडर आ जाएगा, जो अड्डा है, तो फिर इनको इधर वाले हिस्से से अटैक करना पड़ेगा यूएस वालों को, है ना। जब तक ये अपनी सारी नेवी वगैरह को, यहाँ आर्मी वगैरह को लाएंगे, जब तक हम नीचे वाला हिस्सा जो है, ये नीचे वाले देश है, इनको कब्जा लेंगे। ठीक है, तो यहीं पे तो बर्मा आता है। ये जो म्यांमार है ना, मैंने आपको यहाँ म्यांमार बताया था, इसका पुराना नाम ही बर्मा है। ठीक है, म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी की बात हो रही है, म्यांमार की जो बर्मा बोला जा रहा है ना, ये बर्मा, ये म्यांमार की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत है, इसी के साइड में, यहाँ पे बगल पे म्यांमार होगा, है ना। तो इन्होंने म्यांमार पे हमला किया था। ठीक है, समझ रहे आप? जो आपका आज के दिन का म्यांमार है, उसका ही पुराना नाम बर्मा है। ठीक है, इसका पहले नाम म्यांमार से बर्मा हुआ करता था, अब ये बर्मा से म्यांमार बन गया। ठीक है, अब ये बर्मा से म्यांमार बन गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या प्लान बनाया था इन्होंने पूरा, कि जापान की आर्मी ने, अभी तक इन्होंने पर्ल हार्बर पर अटैक नहीं किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो थे ये ब्रिटिश वाले लोग बैठे थे, अंग्रेज बैठे हुए थे, इनकी आर्मी थी यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर की, तो इन्होंने सीधे आके यहाँ पे जो 2-3 देश थे, पहले थाईलैंड वगैरह जो ये तो इन्होंने पहले कब्जा लिया, जापान ने यहाँ से पहले भगा दिया जो अंग्रेज यहाँ पे बैठे हुए थे। अंग्रेज बैठे थे और डच बैठे थे, डच कंपनी बैठी थी, नीदरलैंड की कंपनी होती है। नीदरलैंड एक देश है आपका, जो आपका यूरोप में आता है, नीदरलैंड एक देश। ठीक है, तो उनकी भी कंपनी यहाँ पे थी, जैसे अलग अलग कंपनी थी ना, जैसे भारत में भी 4 कंपनियां आई थी आपकी, पुर्तगाल वाली आई थी आपकी, एक तो ये अंग्रेज वाली आई थी, यूके वाली, है ना, जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे। फिर एक आपकी फ्रांस की भी आई थी इंडिया में, जो फ्रांस इंडो फ्रांस वॉर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कुछ दिन पहले, है ना। ऐसी आज के इतिहास की वीडियो में बताया था इंडो फ्रांस वॉर के बारे में। फिर आपको मैंने और फिर चौथी कौन सी थी? डच आई थी। डच मतलब नीदरलैंड वाली, जो नीदरलैंड के लोग हैं उनको डच बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे डच, यहाँ से इंडिया से तो ये सब चले गए थे, पर यहाँ की और जो कंट्री थी छोटी छोटी, उन पे इन्होंने कब्जा कर रखा था। तो यहाँ पे किस किस का कब्जा था? फ्रांस जो है उसका ज्यादा कब्जा कहाँ पे था? अफ्रीका में ज्यादा कब्जा था, यहाँ पे एक आधी जगह पे था उसका कब्जा। ठीक है ना, फ्रांस की जो फ्रांस है उसका अफ्रीका और उसके आसपास के देशों में, मतलब इंडियन ओशन में उसका ज्यादा कब्जा था। ठीक है ना, तो यहाँ पे किस किस का कब्जा रह गया? ये तो ब्रिटिश आर्मी का कब्जा रह गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इसका कब्जा। इस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सॉरी, क्राउन रूल चल गया था इस टाइम पे। ठीक है ना, क्राउन रूल इस टाइम पे चल गया था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज कब तक चला था? 1857 तक चला था ना ईस्ट इंडिया कंपनी का राज, जब तक भारत का पहला जो स्वतंत्रता संग्राम था वो उसका युद्ध हुआ था। उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से वापस बुला लिया गया था, और जो क्वीन था उसका डायरेक्ट राज चल गया था यहाँ पे। उसको क्राउन रूल बोलते हैं। क्राउन रूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो राजा रानी होते हैं वो मुकुट पहनते हैं ना, उन मुकुट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्राउन। तो जो मुकुट का राज चल रहा था इस टाइम पे, ठीक है, इस वजह से क्राउन रूल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस टाइम पे क्राउन रूल चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, मतलब मुकुट का राज चल रहा था, मतलब जो रानी थी उनका राज चल रहा था, है ना, यूके की जिस टाइम पे रानी थी। ठीक है, तो जो इनकी आर्मी थी वो यहाँ पे बैठी हुई थी, जापान ने यहाँ पे हमला किया, है ना, और हमला करके जो इधर के थाईलैंड वगैरह ये सब देश थे, पहले तो ये कब्जा लिया। ठीक है, और उसके बाद बर्मा पे अटैक किया था आज के दिन 20 जनवरी 1942। ठीक है, फिर उन्होंने यहाँ से जो ब्रिटिश की जो फोर्स थी ना, जो अंग्रेजों की यहाँ पे सेना थी, उसको यहाँ से भगा दिया था। ठीक है, उसको यहाँ से भगा दिया था और इसके ऊपर कब्जा कर लिया था, बर्मा के ऊपर। ठीक है, और बर्मा के ऊपर कब्जा करने के बाद इन्होंने यहाँ पे जो है अपने हिसाब से गवर्नमेंट बैठा दी कि अब जो है हमारे अंडर तुम काम करोगे, जैसे ब्रिटिश नहीं करते थे, या जैसे मुगल्स वगैरह या कोई भी राजा करता था कि किसी और के राज्य में घुस के उसको हरा दिया, उसको मार के, और जैसे और उसका छोटा बेटा या कोई उसका भाई या कोई उसका सेनापति बिठा दिया राजा की गद्दी पे, जो हमारी सुने। ठीक है, जो जीता है उसकी सुने वो। ठीक है, ऐसे इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया कि वहां पे जो ब्रिटिश का राज था, यहाँ पे जो हमारे अंग्रेज थे उनका राज था, जो अंग्रेज थे उनका राज था, हमारे नहीं, जो अंग्रेज थे, हमारे कहेंगे अंग्रेज, तो जो अंग्रेज थे उनका राज था, तो अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया मार के, है ना, हरा के, और अपने वहां से एक लीडर इन्होंने बिठा दिया। कहाँ पे?
म्यांमार का पुराना नाम बर्मा में बिठाया था, ठीक है, उस टाइम पे बर्मा हुआ करता था काम, ठीक है, समझ गया। बर्मा की राजधानी क्या थी? रंगून, ठीक है, रंगून जो थी बर्मा की राजधानी थी, रंगून में बैठेगा ना तो राजधानी होगी, उसी को तो कब्जा करना होता है, सही है, सही है। जो अगर आपको किसी भी जगह पे किसी भी देश पे कब्जा करना है तो उसकी राजधानी के ऊपर आपका कब्जा हो गया, इसका मतलब पूरे देश पे हो गया। तो इसकी राजधानी क्या थी? बर्मा की रंगून, है ना, रंगून के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है। रंगून ने फिर अपने हिसाब से इन्होंने गवर्नमेंट अपनी बिठानी थी वो बिठा दी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, एक बार आप पूरा बोर्ड देख लीजिए, आशा है आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। तो मुझे लगता है आपने सारा बोर्ड वगैरह देख लिया होगा और आपकी समझ में सारा कुछ आ गया होगा, फिर भी आपकी कुछ समझ में नहीं आया है तो आज के लिए फिर मतलब आपकी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जैसे ये वीडियो अपलोड होती है मैं आपको कल जब आज के इतिहास की वीडियो शुरू करने से पहले आपको वही न्यूज समझाऊंगा, उसके बाद फिर जो कल की जो भी न्यूज होगी, जो भी कल के इतिहास की बातें होंगी 21 जनवरी की, वो बताऊंगा, ठीक है। पहले आपको आज की कोई न्यूज समझ नहीं आई तो उसके बारे में आप सीधे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो समझाऊंगा, ठीक है। बिना झिझक के आप कमेंट करिए, आपका काम कमेंट करने का है, आपका काम पूछने का है, मेरा काम समझाने का, ठीक है। मैं अपना काम जब भी कर पाऊंगा जब आप मुझसे पूछे हो, ठीक है, वरना समझा तो मैंने अभी अब दिया है आपको, नहीं समझ आया कमेंट करिए, जितनी बार नहीं आता उतनी बार करिए, उतनी बार मैं आपको समझाऊंगा। ऐसा हमारे सभी जो जितने भी हमारे जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा के, जितने भी वहां पर क्लासेस चल रही है, मैथ की चल रही है, रीजनिंग की चल रही है, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की चल रही है, आज के इतिहास की चल रही है, करंट अफेयर्स की चल रही है, करंट अपडेट्स की दिन में 2 बार सुबह 8 बजे शाम को 8 बजे चल रही है, किसी भी जो भी सीरीज हमारे यहाँ चल रही है, जो भी सब्जेक्ट हमारे यहाँ चल रहा है ना, और सब्जेक्ट जो बचे हैं जीएस वगैरह के ये आने वाले हैं धीरे धीरे, तो जिसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी ना आप सीधे पूछिए, हम आपको सीधे सीधे आपको कोई भी टीचर हो हमारा आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और हम आपको बताते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं कुछ भी जो आपको पूछना है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो उस दिन आपको पढ़ाया है, ठीक है, या फिर कोई स्पेशल टॉपिक आपको पूछना है, कोई स्पेशल क्वेश्चन जैसे हमने कुछ आपको पढ़ाया और उसमें वो उस टॉपिक में क्वेश्चन कवर नहीं हुआ, जैसे मैथ की बात कर रहा हूँ, रीजनिंग की बात है ना, तो और आपने कहीं और से क्वेश्चन किया और वो क्वेश्चन आपका हुआ नहीं कोई क्वेश्चन, तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन को कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। या फिर हमारा इंस्टाग्राम का एक चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र के नाम से, या फिर हमारा फेसबुक पे भी एक पेज है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र के नाम से, और एक टेलीग्राम पे भी चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र के नाम पे, आप उनको जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो वहां कोई परेशानी मतलब कोई परेशानी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो, वहां पे तीनों जगह पे आप कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हो उसे, वैसे ज्यादा प्रेफर जो है आप टेलीग्राम को करिएगा, लेकिन आप कर किसी पे भी सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आशा है आपको सब समझ में आया होगा, हमको सपोर्ट करिए, हमारे चैनल मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र इसको सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इनको लाइक करिए। आशा है आपको सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे कल आज के इतिहास की वीडियो में, धन्यवाद।